सुप्रभात बच्चों। क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के पीरियड में मैं एक बार फिर से तुम सब लोगों को वेलकम करती हूँ। और चैप्टर 6 हम लोग शुरू कर चुके थे, बस उसी का एक छोटा सा टॉपिक अपना बचा हुआ था। वही छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा था, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको सबसे लास्ट में लिया है बेटा। अलिंगम का रेखा चित्र, बोर्ड पर लिखा हुआ है अलिंगम का रेखा चित्र। ये आज हम समझेंगे, चित्र की सहायता से समझेंगे और समीकरण की सहायता से समझेंगे। देखो, इसको समझने से पहले 11th क्लास में मैं तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहती हूँ। 11th क्लास में एक चैप्टर था ऊष्मागतिकी। उस ऊष्मागतिकी में एक समीकरण आई थी। ये समीकरण थी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पर डेल्टा जी क्या है? गिब्स की मुक्त ऊर्जा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, गिब्स की मुक्त ऊर्जा। डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, और ये जो हमने जीरो लगाया हर एक के ऊपर, डेल्टा जी के ऊपर भी हमने जीरो लगाया हुआ है, डेल्टा एच के ऊपर भी जीरो लगाया, डेल्टा एस के ऊपर भी जीरो लगाया। इस जीरो लगाने का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी की कंडीशन में इनका मेजरमेंट, इनका मापन किया गया है। किसका किसका? डेल्टा जी का, डेल्टा एच का, डेल्टा एस का, जिसके ऊपर भी जीरो लगाया गया है। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब इस चैप्टर में इस ऊष्मागतिकी को पढ़ने के पीछे का क्या कारण है? देखो, अगर चैप्टर में तुम थोड़ा सा पीछे जाके सोचो, अभी अपना वात्या भट्टी में आयरन को बिटवा लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है, ढलवा लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है, वो हमने पढ़ा था। पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। ठीक है, उस प्रक्रिया को पढ़ते टाइम मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि कार्बन कोक के रूप में धान बनाकर उसके अंदर डाला जाता है, वात्या भट्टी में डाला जाता है, लेकिन अपचायक के रूप में काम नहीं करता कार्बन वहाँ पर। आयरन के ऑक्साइड को अपचयित करने के लिए, तीनों ही ऑक्साइड को अपचयित करने के लिए, हीमेटाइट अयस्क को अपचयित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक अपचायक का काम करती है। ठीक है, उसके पीछे क्या कारण है? उस समय मैंने तुम्हें बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिस तापमान पर काम करती है वो 673 केल्विन तापमान होता है, जबकि कार्बन जिस तापमान पर काम करता है तो वो तापमान 2000 से 1700 के बीच का तापमान होता है। वहाँ मैंने तुम्हें तापमान का अंतर बताया था, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें तापमान के अलावा डेल्टा जी के आधार पर ये बताऊंगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा अपचायक क्यों है। ठीक है, अच्छा बेटा, ये जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, पहले इसी के बारे में पता कर लेते हैं कि ये ऊर्जा है क्या। देखो, डेल्टा एच तंत्र की ऊर्जा है। सिस्टम, कोई भी सिस्टम, जिस सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे वात्या भट्टी में हम क्या कर रहे हैं? आयरन को निकालने का काम कर रहे हैं, तो वो भी एक तंत्र का काम है। ठीक है, तो ये तंत्र की ऊर्जा है, उसके पास जितनी ऊर्जा है तंत्र की, ये ऊर्जा, तापमान हमने जितना रखा हुआ है। डेल्टा एस, अब वो तंत्र अगर ठोस अवस्था में था, ठोस से वो द्रव में परिवर्तित हुआ, तो डेल्टा एस का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अणु हैं एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। और अगर वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो अणु फिर से एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। मतलब कि क्या है? एक रैंडमनेस बढ़ेगी। रैंडमनेस मतलब एक क्रम जो था वो क्रम एकदम से खराब हो जाएगा, वो पूरा का पूरा क्रम बिखर जाएगा। तो उस बिखराव को एंट्रोपी कहा जाता है। तो जितना ज़्यादा बिखराव होगा, एंट्रोपी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन तापमान के साथ जब इस बिखराव के परिवर्तन, एंट्रोपी के परिवर्तन को गुणा कर देते हैं, तो जो भी हमें प्राप्त होता है वो भी ऊर्जा ही होता है, ऊर्जा का ही एक होता है। तो ये तो तंत्र की कुल ऊर्जा थी। इस कुल ऊर्जा में से ये ऊर्जा माइनस हो गई, क्योंकि जितना तापमान तंत्र को दिया गया था वो तो बाहर से दिया गया था। दूसरी चीज कि उसमें जो बिखराव आया तंत्र में, उस तापमान के परिवर्तन के साथ साथ जो बिखराव आया, ठीक है, वो बिखराव भी हमारा वांछित बिखराव नहीं था। तो उस बिखराव में जितनी ऊर्जा लगी है तो वो भी तंत्र की ऊर्जा से ही जाएगी। तो
इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास बची हुई ऊर्जा होती है, केवल वही ऊर्जा हमारे काम की होती है और वही ऊर्जा उपयोगी कार्य करने में उपयोग में लाई जाती है। तो डेल्टा जी को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कार्य में उपयुक्त ऊर्जा। ये बात समझ में आई? मतलब ऊर्जा उसके पास बहुत थी, तंत्र के पास बहुत सारी ऊर्जा थी, लेकिन सारी की सारी ऊर्जा वो कार्य में नहीं लगा पाए, काम को करने में नहीं लगा पाए। केवल जितना भाग उसकी ऊर्जा का काम को करने में, जो काम उस तंत्र को करना था उसको करने में जितना भाग ऊर्जा का उपयोग में आया, वही क्या कहलाता है? गिब्स की मुक्त ऊर्जा कहलाती है। ये बात समझ में आई बेटा? इस समीकरण से परिचय हुआ दोबारा तुम्हारा? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज और बताती हूँ कि इस समीकरण को इस चैप्टर में पढ़ने के पीछे का कारण क्या है। देखो, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें ताप की सहायता लेनी पड़ेगी, हमें गर्म करना पड़ा है, जितने भी भले वो अपना बेसेमरीकरण की प्रक्रिया हो कॉपर के लिए, तो भी हमें एक साइड से गर्म हवा प्रवाहित करनी पड़ती है, या फिर वात्या भट्टी को साइड से गर्म हवा प्रवाहित करनी पड़ती है अधिक तापमान वाली, या फिर अपना विद्युत अपघटन, तो जिसमें विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रवाहित की जाती है। तो सभी जितने भी इसके प्रकार थे, उनमें सभी में ऊर्जा उपयोग में लाई गई। तो इस ऊर्जा के उपयोग को क्या हम किसी तरह से कम कर सकते हैं? ठीक है, कौन कौन से ऐसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना सकते हैं कि जिनमें ऊर्जा का कम उपयोग हो? ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहां पर मैंने डेल्टा जी के 3 मान लिखे हैं कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव में आती है, माइनस में अगर उसका मान आता है, तो ये स्वतः प्रकरण माना जाता है, स्वतः प्रकरण। और डेल्टा जी का मान अगर प्लस में आता है, तो ये अस्वतः प्रकरण माना जाता है। डेल्टा जी का मान यदि 0 आता है, तो यह साम्यावस्था मानी जाती है, मतलब अभिक्रिया कभी पूरी नहीं होगी अगर डेल्टा जी का मान जब तक 0 चलता रहेगा डेल्टा जी का मान। ये बात समझ में आएगी? अच्छा, अब हम ये देखना चाहेंगे आगे की अभिक्रियाओं में कि जिन अभिक्रियाओं में किसी भी तरह से करके, अभिक्रियाओं को जोड़कर या अभिक्रियाओं को का चयन करके अगर डेल्टा जी का मान माइनस में आ जाए, तो उस प्रक्रिया को हम स्वतः प्रक्रिया कह देंगे। वो प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी, मतलब अपने आप हो जाएगी, हमें करानी नहीं पड़ेगी, हमें बाहर से कोई अतिरिक्त प्रयास उसके लिए नहीं करना पड़ेगा। ये बात समझ में आएगी बेटा? अच्छा, अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है अलिंगन रेखा चित्र निष्कर्षण में ऊष्मागतिकी प्रगलन धातु ऑक्साइड का अपचयन। और अब मैं इस पूरे के पूरे वाक्य को कंप्लीट कर देती हूँ। अलिंगन रेखा चित्र ऊष्मागतिकी का निष्कर्षण में उपयोग बताता है तथा प्रगलन या धातु ऑक्साइड के अपचयन में अच्छा अपचायक का निर्धारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये बात आपको समझ में आई है? नहीं? दो चीजें हैं, एक तो ऊष्मागतिकी को धातु के निष्कर्षण से जोड़ा है इस रेखा चित्र में, दूसरा काम इसने क्या किया है कि धातु ऑक्साइड का अपचयन एक मुख्य अभिक्रिया है जो सभी धातुओं में हमें करानी पड़ती है। तो धातु ऑक्साइड के अपचयन के निर्धारण में, अपचायक के निर्धारण में कौन सा अच्छा उपचायक है जिसके लिए कम से कम ऊर्जा में हमारा काम चल जाएगा, कौन सा अच्छा उपचायक है, उस उपचायक के निर्धारण में अलिंगन रेखा चित्र हमारी सहायता करता है। ये बात आपको समझ में आई बेटा? तो ये दो काम है जो अलिंगन रेखा चित्र करता है, अपचायक का निर्धारण। अब अपचायक का निर्धारण अलिंगन रेखा चित्र के द्वारा कैसे किया जाता है और अलिंगन रेखा चित्र है क्या? देखो, जो अलिंगन रेखा चित्र है, ये अलिंगन रेखा चित्र y एक्सिस पर डेल्टा जी और x एक्सिस पर तापमान, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस पर अगर हम डेल्टा जी लें, डेल्टा जी नोट, जिसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, मानक गिब्स फ्री एनर्जी, और x एक्सिस पर हम तापमान लें, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उस ग्राफ को अलिंगन रेखा चित्र कहा जाता है। एक ये तीसरी परिभाषा है, ठीक है, उसको अलिंगन रेखा चित्र कहा जाता है। अब यही रेखा चित्र मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अब इस रेखा चित्र को बनाने के लिए देखो, यहाँ पर
ये बीच में जो लाइन खींची हुई है इसमें डेल्टा जी का मान 0 रहेगा, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ साथ भी गिब्स की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसका मतलब डेल्टा जी का मान यहाँ पर 0 रहता है। इससे ऊपर एक ग्राफ तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और एक ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जो ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें डेल्टा जी का मान पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 0 से ज्यादा रहेगा, 0 से ऊपर रहेगा। और जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें डेल्टा जी का मान नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये 0 से कम रहेगा। 0 से कम है तो नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। अपने मैथ्स के कैलकुलेशन में 0 से कम को नेगेटिव मान लेते हैं। अब जो अभिक्रिया करने पर ये ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है वो स्वतः प्रक्रम नहीं होगा, और जो अभिक्रिया करने पर ये ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है वो स्वतः प्रक्रम माना जाएगा। और इस अभिक्रिया को यदि इसमें जोड़ देते हैं, इसकी ऊर्जा यदि साथ साथ ले लेते हैं तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव में आने पर यह स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। देखो एक बार सामान्य भाषा में तुम्हें बताती हूँ, हम जो अभिक्रिया करवाना चाहते हैं, अगर उस अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा लगेगी उस ऊर्जा से कम ऊर्जा वाली जो कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसको हम अपचायक के रूप में ले सकते हैं। मतलब जो अभिक्रिया हम करवाना चाहते हैं, जैसे हम करवाना चाहते हैं कि FeO का आयरन में रिडक्शन करवाना चाहते हैं, अपचयन करवाना चाहते हैं, तो इस अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा लगेगी उससे कम ऊर्जा वाली अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो वहां उस अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है अगर उसको हम अपचायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा डेल्टा जी का मान मिलाकर नेगेटिव में चला जाएगा। मतलब हमें क्या देखना है, अगर रेखा चित्र बना हुआ तुम्हारे सामने आ जाए, अलिंगम का रेखा चित्र बना हुआ, तो तुम्हें क्या देखना है कि जो अपनी वांछित अभिक्रिया है उससे नीचे वाली अभिक्रिया को हम अपचायक के रूप में ले सकते हैं। ये बात समझ में आई? मतलब उससे कम डेल्टा जी के मान वाला एक अपचायक के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब यहाँ दो अभिक्रियाएं हो रही है, देखो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव आता है, और कार्बन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो अगर इस अभिक्रिया के साथ हम इसको मिला देंगे तो इसमें तो डेल्टा जी का मान 0 है, तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आएगा, मतलब अस्वतः प्रक्रम होगा, अपने आप नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें मिला दें तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसका खुद का तो 0 है, तो नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब प्रक्रम अपना स्वतः प्रक्रम हो जाएगा, अभिक्रिया खुद ही हो जाएगी, हमें उसको कराना नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 39 है तुम्हारा। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हीमेटाइट के अपचयन के लिए कार्बन से अच्छा अपचायक माना जाता है, क्योंकि उसमें डेल्टा जी का मान नेगेटिव आता है और वो एक स्वतः प्रक्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 तुम्हारा यही प्रश्न। मैं प्रश्न बता रही हूँ, तुम्हें वर्बली बता देती हूँ, बुक नहीं है मेरे पास अभी। क्वेश्चन नंबर 39 में यही है कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में अच्छा अपचायक कौन? तो अच्छे अपचायक का निर्धारण कैसे किया गया? गिब्स फ्री ऊर्जा के आधार पर किया गया, ठीक है। तो मैं अभिक्रिया यहाँ लिख देती हूँ, FeO प्लस CO, इससे क्या बन गया अपना Fe प्लस CO2, ठीक है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा अपचायक है, FeO के साथ कार्बन भी अभिक्रिया कर सकता है, अभिक्रिया करके ये भी FeO बना सकता है, लेकिन ये अभिक्रिया हमारी नहीं चलती, ये चलती। कारण क्या है कि ये जो अभिक्रिया है इसमें डेल्टा जी का मान नेगेटिव में आता है और इसमें डेल्टा जी का मान पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई? तो ये वाली अभिक्रिया हम लेकर चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही अपचायक की तरह से इस्तेमाल किया जाता है हीमेटाइट आयस के लिए। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब एक और चीज समझो। देखो मैंने एक दूसरा रेखा चित्र भी यहाँ पर बनाया, ये डेल्टा जी है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, और ये तापमान है साइड में बढ़ते हुए, दाहिने हाथ की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। मैंने यहाँ 3 लाइनें तो ऊपर से नीचे की तरफ ली और 3 लाइनें नीचे से ऊपर की तरफ ली, ठीक है। अब मैं नीचे से ऊपर वालों को पहले ध्यान नहीं देती, ऊपर से नीचे वाले पर ध्यान। देखो ऊपर से नीचे आने में इसमें तापमान T1, इसमें तापमान T2, इसमें तापमान T3, और क्योंकि तापमान हमारा इस तरफ बढ़ रहा है
तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ दैट T1 is less than T2 is less than T3 सबसे ज़्यादा तापमान है, T2 उससे कम है और T1 उससे कम है। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मैंने इसको क्या लिखा? RA1, RA2, RA3, ठीक है। ये अपचायक 1, रिड्यूसिंग एजेंट 1, अपचायक 1, अपचायक 2, अपचायक 3। हमें इन तीनों में तुलना करके बताना है कि ये जो बीच वाली अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए इन तीनों में से सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है। ठीक है, देखो T1 तापमान कम, T2 ज़्यादा, T3 कम। अब हम आते हैं, अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स नहीं लगाते, अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स लगा। जितना ज़्यादा तापमान है मतलब कि उतना ही हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। जितना कम तापमान उतना कम खर्चा, ठीक है। तापमान कम तो खर्च कम। यहाँ पर तापमान खर्च के बराबर मानेंगे तो हम किसको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे? इसको अच्छा रिड्यूसिंग मानेंगे। ये बात आई समझ में? यही बात नीचे वालों के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। यहाँ से यहाँ T1, ये T2 और ये T3। तुम्हें मालूम है कि T1 का मान देखो, T1 इस तरफ जा रहा है, T2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, T3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। T1 कम है T2 से और T3 से, ठीक है। अच्छा अपचायक कौन सा होगा? ये अपचायक सबसे अच्छा माना जाएगा। दिस इज RA1, RA2 और ये RA3 अपचायक माना जाएगा, क्योंकि जितना कम तापमान होगा, अगर हमारे पास नेगेटिव ऊर्जा वाले 3 हैं तो उन तीनों में से हमें एक अगर चुनाव करना है तो हम कम तापमान वाले का चुनाव करेंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा? अगर हमें चुनाव करना है पॉजिटिव गिब्स ऊर्जा और नेगेटिव गिब्स ऊर्जा तो हम नेगेटिव गिब्स ऊर्जा वाले का चुनाव करेंगे, और अगर नेगेटिव गिब्स ऊर्जा वाले हमारे पास 2-3 हैं तो हम नेगेटिव गिब्स ऊर्जा वाले में से कम तापमान वाले का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो गिब्स ऊर्जा में अगर चुनाव करना है तो नेगेटिव का चुनाव करना है, और तापमान में अगर चुनाव करना है तो कम तापमान का चुनाव करना है। ये कम तापमान वाला अच्छा अपचायक माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक और प्रश्न मैं तुम्हें बताना चाहूंगी इसका। एक प्रश्न है तुम्हारा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की जो गिब्स एनर्जी है जो उसके बनने में लगती है वो -540 किलोजूल पर मोल दे रही है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनने में जो लगती है -827 किलोजूल पर मोल है ऊर्जा है। अब इसमें पूछा हुआ है कि क्या हम एल्यूमिनियम को अपचायक की तरह लेते हुए Cr2O3 को अपचयित कर सकते हैं या नहीं? किस आधार पर उत्तर देंगे? देखो, तापमान उन्होंने नहीं दिया तो तापमान को हमें बीच में लाने की अब जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना है? अगर Cr2O3 बना रहता है, तंत्र के पास -540 किलोजूल पर मोल ऊर्जा रहेगी, लेकिन अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है तो -827 किलोजूल पर मोल तंत्र के पास ऊर्जा रहेगी। एक बात तो है। दूसरी बात, Cr2O3 के बनने में जितनी ऊर्जा मुक्त हुई है, क्योंकि किसी भी पदार्थ के बनने में ऊर्जा मुक्त होती है, Cr2O3 के बनने में 540 किलोजूल ऊर्जा मुक्त हुई है। अगर इसको विघटित किया जाए तो विघटित करने में हमें 540 किलोजूल ऊर्जा देनी पड़ेगी, बाहर से देनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास निकलने वाली ऊर्जा कितनी है? -827 किलोजूल पर ये निकलने वाली ऊर्जा है, क्योंकि अगर ये विघटित होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा या H2O3 बन जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनने में हमारे पास कितनी निकली, लगी कितनी ऊर्जा? 540 ऊर्जा लगी। दोनों का अंतर देख लेते हैं, कितना आना अंतर? 827 और 540, ठीक है। किलोजूल ऊर्जा फिर भी निकलेगी, क्योंकि माइनस हमारे पास ज़्यादा है, ये प्लस में चल जाएगा और ये माइनस, क्योंकि ये तो हमें बाहर से देनी पड़ेगी और ये इसमें निकलेगी, तो -287 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा फिर भी निकलेगी अभिक्रिया में। तो जो अभिक्रिया में अगर ऊर्जा निकलती है या डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव आता है किसी अभिक्रिया में, तो वो अभिक्रिया स्वतः ही हो जाती है, मतलब इसका अपचयन होना निश्चित है। Al2O3 बनना निश्चित है और क्रोमियम का अपचयित होना निश्चित है। और ये अभिक्रिया में
बता भी चुकी हूँ पढ़ाते टाइम। मैंने तुम्हें बताया था कि ये एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रम है या स्मिट थर्माइट प्रक्रम है, जिसमें हम ऊष्मा के आधार पर निर्धारित करते हैं कि किसको अपचायक के रूप में लिया जा सकता है और किसको अपचयित किया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई अब? तो ये वही उसी टाइप का प्रश्न था। तो 2-3 प्रश्न तुम्हारी किताब में दे रखे हैं बेटा। एक कार्बन मोनोऑक्साइड वाला था, वो मैंने यहाँ पे समझा दिया तुम्हें। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वाला पूछा जाता है तो तुम्हें चित्र बनाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें दोनों अभिक्रियाओं के डेल्टा जी का अंतर बताना पड़ेगा कि एक माइनस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है तो उसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम वही लिखोगे जो मैंने माइनस करके लिखा कि इतनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी Cr2O3 को तोड़ने के लिए क्रोमियम में और ऑक्सीजन में, और इतनी ऊर्जा हमारे पास निकलेगी। तो हमारे पास जो ऊर्जा है, निकलने वाली ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, इसलिए प्रक्रम अपना स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। ये लिखने के बाद ये अभिक्रिया भी तुम्हें जरूर लिखनी है, और दोनों ऊर्जा पहले लिखोगे जैसे मैंने ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि वो उससे पता रहता है कि हमें दिया हुआ क्या है, प्रश्न में हमें क्या दिया। ठीक है, तो मैंने बेटा अब ये पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाए। अलिंगम रेखा चित्र को इसीलिए सबसे बाद में लिया है, क्योंकि ये नई चीज़ थी जो तुम 12th में पहली बार पढ़े। इससे पहले भी प्रगलन के बारे में तुम जानते थे। प्रगलन मतलब धातु ऑक्साइड का अपचयन, इसलिए मैंने पहली बार ये यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें याद रहेगा कि अलिंगम रेखा चित्र में हमने प्रगलन को पढ़ा था। ये टर्म मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। इंग्लिश में स्मेल्टिंग, इंग्लिश में सीखो स्मेल्टिंग, इसीलिए मैंने ये टर्म अभी तक इस्तेमाल नहीं की थी, कि तुम्हें याद रहेगा कि अलिंगम रेखा चित्र प्रगलन के लिए होता है। अलिंगम रेखा चित्र निष्कर्षण ऊष्मागतिकी और प्रगलन में एक रिलेशन बताता है कि दोनों को कैसे रिलेट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई बेटा? जो 2-3 प्रश्न पूछे हुए हैं वो तीनों प्रश्न मैंने तुम्हें बता दिए। जैसे एक प्रश्न इसका था, एक प्रश्न ये है, और एक प्रश्न इस पर आधारित है कि तापमान जितना कम होगा अपचायक उतना ही अच्छा होगा। ये बात क्लियर हुई? अब चैप्टर अपना आज खत्म हो गया है। इस चैप्टर की जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज है, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक बार तुम चैप्टर एंड एक्सरसाइज खोलकर देखोगे, और चैप्टर एंड एक्सरसाइज खोलकर अगर कोई भी प्रश्न तुम्हें लगता है कि इसका उत्तर मैं अपने आप नहीं लिख पाऊंगा, पहले बुक में देख लेना। बुक में, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं, पेपर तुम्हारी बुक से बाहर नहीं जाता 12th क्लास का, तो बुक में देख लेना। अगर दिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर तुम्हें लगता है कि मैं उत्तर अपने आप नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, मैडम को ये उत्तर लिखवा देना चाहिए, तो उस प्रश्न का नंबर मेरे पास भेज देना, मैं उत्तर लिख के फोटो खींच के तुम लोगों के पास भेज दूँगी। ठीक है, अभी अगला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और उस चैप्टर का नाम है उपसह संयोजक यौगिक। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो उपसह संयोजक यौगिक बनाते हैं। तो वो उपसह संयोजक यौगिक चैप्टर हम अपना कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन यू हैव टू सी द वीडियो, कंपल्सरीली यू हैव टू सी द वीडियो। और भी अगर तुम्हारी पहचान वाले बच्चे हैं जो 12th कर रहे हैं तो वो भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर तुम्हें कोई सजेशन लगता है, जैसे पहले भी तुम लोगों के सजेशंस आए हैं और मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, उन पॉइंट्स को मैंने कोशिश की है कि वो इम्प्रूव किया जाए। तो अगर तुम्हें कोई सजेशन लगते हैं तो सजेशन मुझे भेज सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है कि सही है जो पढ़ाया वो हमें पूरी तरह समझ में आया, तो वो भी तुम कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जो तुम सजेशंस दो तो वो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करो, और जो तुम्हें लगता है कि हाँ वीडियो से हमें फ़ायदा हुआ है तो वो तुम कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट डाल सकते हो, क्योंकि अपने स्कूल की वीडियो है तो और यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकता है, तो अपने स्कूल की साइड से कोई भी नेगेटिव कमेंट वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लें और कल स्टार्ट करते हैं उपसह संयोजक।